गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैट का कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स को हम लिखेंगे नहीं, इसीलिए आप लोग पेज नंबर जो पीडीएफ फाइल भेजा गया था, पीडीएफ फाइल का पेज नंबर 15 पे पहुंचे। पेज नंबर 15 प्रॉब्लम्स को जस्ट हम पढ़ते हैं और फिर कैलकुलेशन का जो स्टेप है वो समझाते हैं। पहला प्रॉब्लम है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। दो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, दोनों का चार्ज है 3.7 10 टू दी पावर दो पॉजिटिवली चार्ज आयन है और दोनों का चार्ज सेम है। चार्ज कितना है ये दिया हुआ नहीं है, तो मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज आयन, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन। चूंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो कहा जा रहा है दो पॉजिटिवली चार्ज आयन है और इस दोनों के बीच जो फोर्स लगा उस फोर्स का वैल्यू है 3.7 10 टू दी पावर -9 न्यूटन, सेपरेटेड बाय 5 एंगस्ट्रॉम। इस दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दे रखा 5 एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम मींस 5 into 10 टू दी पावर -10 न्यूटन। तो दो सेम चार्जेस है, दोनों के बीच डिस्टेंस दिया हुआ, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा वो फोर्स दे दिया। कैलकुलेट। फर्स्ट ऑप्शन है Q का वैल्यू कैलकुलेट करना। इस दोनों का चार्ज कितना ये निकालना है और सेकंड निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो देखो स्ट्रेट फोर्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R²। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ 3.7 10 टू दी पावर -9 लिख दिए। K का वैल्यू है 9 into 10 टू दी पावर 9। Q1 और Q2 दोनों चार्जेस सेम है तो दोनों को Q into Q लिखो और दोनों के बीच डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रॉम, तो 5 into 10 टू दी पावर -10 का स्क्वायर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, Q² का वैल्यू मिल जाएगा और Q² का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें Q का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये सब चीज कैलकुलेट कर लेना, हम खाली स्टेप बताते हैं। Q मिल गया तो दोनों आयन का चार्ज मिल गया। अब दोनों आयन के पास चार्ज है, पिछले दिन देखे थे चार्ज कब प्रोड्यूस होता है, जब सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो लूज करे। पॉजिटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होता है, जब सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू एनी क्वांटाइजेशन। Q तो हमें मिल चुका है, E का वैल्यू रख देंगे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे N का वैल्यू। तो बाकी प्रॉब्लम देख लेना सॉल्व करके। हम सिर्फ बेसिक को बता दिए, फोर्स का फॉर्मूला यूज करके Q निकालो और फिर Q इक्वल्स टू एनी से एक का वैल्यू निकालो। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक प्लास्टिक बॉल है, इस प्लास्टिक बॉल का मास है 8 ग्राम। 8 ग्राम मीन्स 8 into 10 to the power -3 किलो।
इस बॉल के पास सिर्फ मास नहीं है बल्कि इसके पास एक चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास और इसका चार्ज है 5 × 10⁻⁸। तो मेरे पास एक प्लास्टिक बॉल है, इस प्लास्टिक बॉल के पास मास भी है और चार्ज भी। What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to another plastic ball fixed 5 cm below? इसके नीचे हम लोग एक और प्लास्टिक बॉल को फिक्स करके रखे हैं और इस दोनों के बीच डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 × 10⁻² मीटर। ये दूसरा प्लास्टिक बॉल। बताना है इस प्लास्टिक बॉल का चार्ज कितना होगा जिससे कि ये जो फर्स्ट बॉल है ये अपने जगह पर ही रहे, ये नीचे भी नहीं आए ऊपर भी नहीं, मतलब ये बॉल इक्विलिब्रियम पे रहे। तो देखो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। ऊपर वाला जो बॉल है वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, मतलब वो नीचे भी नहीं आएगा ऊपर भी नहीं आएगा। तो पहले सोचो इस बॉल के ऊपर दो फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा है। हर ऑब्जेक्ट का अपना एक वेट होता है, वेट का डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड। तो इस बॉल का एक वेट होगा जो इस बॉल को नीचे लाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये बॉल पॉजिटिव है। अगर इस सेकंड बॉल को भी हम पॉजिटिव चार्ज दे दे तो सेकंड बॉल फर्स्ट बॉल को नीचे आने से रोक रहा बल्कि उसे रिपेल कर रहा है। तो ये कौन सा फोर्स है? ये है इस दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और W क्या है? इस फर्स्ट बॉल का वेट। अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते तब तो ये बॉल अपनी जगह पर ही रहेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन का ट्रिक्स क्या मिलेगा? W = F होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। वेट का फॉर्मूला क्या है? वेट मीन्स इंच, और इस दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है F, उसका फॉर्मूला क्या है? K Q1Q2 / R+। M का वैल्यू कितना है? 8 × 10⁻⁻⁷। G का वैल्यू रख दिए 10। K मीन्स 9 × 10⁹। Q1 फर्स्ट बॉल का चार्ज कितना दिया हुआ? 5 × 10⁻⁻8। ये फर्स्ट बॉल का चार्ज है। Q2 सेकेंड बॉल का चार्ज, जिसको हम लोग Q डैश मानेंगे, तो हमें फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू निकालना है। Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर और डिस्टेंस का स्क्वायर है मींस 5 × 10⁻⁻²। अब बताओ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें Q डैश मिल जाएगा। यही तो निकालना था कि सेकंड बॉल का चार्ज कितना। चार्ज मिल गया और सेकंड का नेचर क्या होगा? सेकंड का नेचर पॉजिटिव होगा। क्यों बताओ? अगर इस बॉल का चार्ज नेगेटिव मान लेते हैं तब क्या होगा? एक तो इसका वेट भी नीचे है और ये नेगेटिव है, तो ये फर्स्ट बॉल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तब फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, दोनों डाउनवर्ड है, तब ये बॉल अपनी जगह पर नहीं रहता, ये नीचे ही गिरता है। इसीलिए सेकंड बॉल का चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे रिपेल कर रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रहा। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो बॉल स्टेशनरी। प्रॉब्लम थर्ड, a particle of mass m carrying a charge -q। एक पार्टिकल जिसका मास है m और इसका चार्ज है -q1, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इज मूविंग अराउंड अनदर चार्ज। वो एक दूसरा चार्ज है q2। Q2 एक पॉजिटिव चार्ज है, -q1 एक नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज इस चार्ज के चारों तरफ रोटेट कर रहा है।
इन सर्कुलर का। ए पार्टिकल ऑफ मास m, इस पार्टिकल का मास है m, इसका चार्ज है -q, ये दूसरा चार्ज q2 के चारों तरफ रोटेट कर रहा इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, सर्कुलर पाथ का रेडियस r। प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इस पार्टिकल को एक चक्कर लगाने में, एक बार रोटेट करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम का एक्सप्रेशन आना चाहिए 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट mr³ डिवाइडेड बाय q1 ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि पार्टिकल को एक बार रोटेट करने में इतना टाइम लगेगा। एक्सप्रेशन से डरो मत कि इतना लंबा एक्सप्रेशन है, कैलकुलेट करने से तुम्हें मिल जाएगा खुद का खुद, सिर्फ बेसिक को सोचो। ये जो सेकंड चार्ज है ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा, हमें पता कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट करता तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m, पार्टिकल का वेलोसिटी v² बाई सर्कुलर पाथ का रेडियस r। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है mv² बाई r, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों लग रहा है, कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे तो उस न्यूक्लियस, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में बंधा हुआ क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस हमेशा उसे अट्रैक्ट कर रहा है। बाय विच फोर्स, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है r, तो r का स्क्वायर। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल कर रहा है किसके साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ से प्रोसीड करो और किसी तरह से टाइम पीरियड निकालो। तो देखो ज़्यादा नहीं सोचते हैं, एक काम करते हैं, पहले r को कैंसिल किए और फिर mv², इसको लिख देते हैं k के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 और डिवाइडेड बाय r2। v क्या है, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं अलग से, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। एक रोटेशन का सोचो, जब ये एक बार रोटेट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई r, ये हो गया टोटल डिस्टेंस, और एक रोटेशन में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग t लिखते हैं, है ना। तो v को रिप्लेस कर रहे हैं 2 पाई r बाई t से, तो ऑटोमेटिक एक t का टर्म आ जाएगा। तो v को लिख दिए 2 पाई r बाई t, डिस्टेंस बाई टाइम, v का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख। क्लियर, आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r। इसको ब्रेक करते हैं, ऑपरेट करते हैं, m ये कितना आ रहा है, 4 पाई स्क्वायर r² बाई t² इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, t² कितना आएगा, t² का वैल्यू, तो दिस इज m 4 पाई स्क्वायर r² into 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डिवाइडेड बाय q1 q2। तो देख लो, हम कुछ नहीं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इस टर्म को इधर लेके गए और q1 q2, और t² का वैल्यू आ रहा 4 4 जा 16, पाई स्क्वायर और पाई, पाई का क्यूब, r² और r का क्यूब, एप्सिलॉन नॉट और m बचा हुआ डिवाइडेड बाय q1 q2। ये आया t² का फॉर्मूला। t² तो हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें कैलकुलेट करना है t, तो t² का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आएगा, √16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट, पाई क्यूब लिखे, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट लिखे, फिर m लिखे,
फिर आर क्यूब लिखे बाई Q1 तो एग्जैक्टली जो चीज हमें प्रूव करना था वही रिजल्ट यहाँ पर मिल चुका है। तो इस प्रॉब्लम का ट्रिक्स हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोवाइड करेगा या उससे प्रोवाइड करेगा इस दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्रॉब्लम नंबर 4, टू इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर। मेरे पास दो चार्ज स्फीयर है, दो स्फीयर है जिसे हम चार्ज देते रहे A एंड B। तो ये हो गया दो चार्ज स्फीयर A एंड B। Having their centers separated by 50 सेंटीमीटर, इस दोनों के बीच डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मीन्स 0.5 मीटर। तो दो चार्ज है, दोनों के बीच डिस्टेंस दिया। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सन, इस दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा इफ ईच स्फीयर इज हैविंग चार्ज 6.5 10 to the power -7 कूलम। ये तो बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है, दोनों स्फीयर का चार्ज है 6.5 10 to the power -7। इस केस में दोनों स्फीयर के बीच कितना फोर्स लगेगा। तो चार्ज भी दिया हुआ, डिस्टेंस भी दिया हुआ, तो हम फोर्स को तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। देखते हैं पहले इस फोर्स का रिजल्ट क्या है। तो यूज करो कूलम्स लॉ। क्या था फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और F इक्वल्स टू K का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 to the power 9। दोनों का चार्ज, तो दोनों का चार्ज इक्वल है 6.5 10 to the power -7। ये हुआ Q1 6.5 10 to the power -7, ये हुआ Q2 बाई दोनों के बीच डिस्टेंस 0.5 इसका स्क्वायर। बस इसे कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लेंगे फोर्स का वैल्यू कितना है। फिलहाल हम वैल्यू को लिखते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन जो रिजल्ट आएगा हम लोग का दैट इज, देख लेना 1.5 10 to the power -2 न्यूटन, इस तरह का एक आंसर आ जाएगा फोर्स का वैल्यू। इसी प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है, इसको हम लोग पिछले दिन डिस्कस किए थे। देखो सेकंड पार्ट कह रहा कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू कितना होगा, नया फोर्स कितना होगा इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। अगर दोनों स्फीयर का जो चार्ज था ना, पहले जितना चार्ज था उसको डबल कर दे, मतलब इसको भी डबल कर दिए 2Q1, इसको भी डबल कर दिए 2Q2। सिर्फ चार्ज को डबल नहीं किए, दोनों के बीच जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, तो r के जगह पर r/2 हो। फोर्स का वैल्यू कितना गुना हो जाएगा अगर दोनों स्फीयर के चार्ज को डबल करें और दोनों के बीच जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को भी हाफ करें। तो फॉर्मूले से क्या दिख रहा है, इसको डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे तो 4 गुना बढ़ेगा। फिर डिस्टेंस को भी हाफ कर दिया, हाफ मींस r के जगह पर r/2, तो 2 का स्क्वायर 4, वो ऊपर चला गया। 4 गुना पहले बढ़ा था, डिस्टेंस के कारण भी 4 गुना और बढ़ा, मतलब नया जो फोर्स होगा वो पहले जो फोर्स था उसका 16 टाइम्स हो जाएगा। इस बार फोर्स का वैल्यू होगा 16 इंटू 1.5 10 to the power -2 न्यूटन, और यू कैन से कि फोर्स का वैल्यू 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि फोर्स का वैल्यू कितना होगा अगर हम इस पूरे सिस्टम को जो एयर में था उसको पानी में डालते हैं। पिछले दिन बताए थे अगर पानी में डालते हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, पहले जितना था उसका 81 टाइम्स कम हो जाएगा। बताए थे पिछले दिन पानी का पानी में रिलेटिव परमिटिविटी 81 होता है, मतलब अगर इस पूरे सिस्टम को पानी में डालते तो पहले जितना फोर्स लग रहा था
अब फोर्स का वैल्यू उसके 81 टाइम्स कम हो जाए। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना 81 से डिवाइड करके जो भी आंसर मिले। अब इसी प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि सेम प्रॉब्लम है, अगला प्रॉब्लम भी इसी प्रॉब्लम के साथ कनेक्टेड है। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है। सपोज द स्फीयर्स A and B इन द above एग्जांपल, ये जो ऊपर वाला ये जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए, इसी प्रॉब्लम में जो दो स्फीयर था A और B हैव आइडेंटिकल साइज, दोनों का साइज आइडेंटिकल। एक थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड, एक और स्फीयर है A B तो था, एक और स्फीयर हो गया C। C कैसा है? C अनचार्ज्ड है, मतलब C का कोई चार्ज नहीं। C को हम लोग फर्स्ट के कांटेक्ट में रखें, फर्स्ट मतलब A के कांटेक्ट में रखें हम लोग C। ठीक है, A और B जैसा था उसी तरह का दो स्फीयर है, एक और स्फीयर लिए C के पास कोई चार्ज नहीं है, तो A का चार्ज कितना था? 6.5 10 to the power -7 कूलम, ये था A का चार्ज, और C का चार्ज कितना था? 0। इस दोनों को कांटेक्ट में रखें। कांटेक्ट में रखने के बाद क्या होगा? इस दोनों का चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली मींस कैलकुलेट करने के लिए दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, तो इसका चार्ज भी हो जाएगा 6.5 10 to the power -7/2, और इसका चार्ज भी होगा, इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। कांटेक्ट के बाद दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा, तो ये हो गया A का चार्ज और ये हो गया C का चार्ज। पहले A के कांटेक्ट में रखें, उसके बाद फिर हम लोग C को B के कांटेक्ट में रखना है, C को B के कांटेक्ट में रखना। पहले A और C को कांटेक्ट में रखे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, A और C का चार्ज ये हो गया। अब फिर B के साथ C का कांटेक्ट बना, तो B का चार्ज कितना था? 6.5 10 to the power -7 कूलम, ये था B का चार्ज, और C का चार्ज कितना हो चुका? 6.5 10 to the power -7/2। इस दोनों को कांटेक्ट में रखो, तो कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा? फिर से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। B का चार्ज और C का चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, तो 1 को 1/2 से ऐड कर दो, कितना होता है? 3/2, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/4, तो इसका चार्ज हो जाएगा 3/4 6.5 10 to the power -7 कूलम, और इसका भी चार्ज होगा 3/4 6.5 10 to the power -7। ठीक है, तो हमें मिल गया A, B और C तीनों का चार्ज। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन A एंड B? अब बताना कि A और B के बीच कितना फोर्स लगेगा, तो देख लेते हैं A और B का चार्ज कितना हो चुका है। A का चार्ज हुआ है 6.5 10 to the power -7/2, और B का चार्ज हो चुका है 3/4 6.5 10 to the power -7, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? जो पिछले प्रॉब्लम में दोनों के बीच डिस्टेंस था, पिछले प्रॉब्लम में दोनों के बीच डिस्टेंस दिया हुआ था 50 सेंटीमीटर मींस 0.5 मीटर। अब इस दोनों के बीच फोर्स निकालना है, तो यूज करो वही फॉर्मूला K Q1 Q2 by R², K means 9 into 10 to the power 9, Q1 फर्स्ट का चार्ज 6.5 10 to the power -7/2, Q2 3/4 6.5 10 to the power -7, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 0.5। कैलकुलेट करके देख लेना जो आंसर है। तो याद रखो, हम बस ये सिखाए, मान लो एक ऑब्जेक्ट का चार्ज 2 कूलम है और दूसरे ऑब्जेक्ट का चार्ज 0 कूलम है, इस दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे,
तो कांटेक्ट के बाद इसका भी चार्ज हो जाएगा 1 कूलम, इसका भी चार्ज हो जाएगा 1 कूलम। दोनों में चार्ज का शेयरिंग होगा और निकाल कैसे रहे हैं, इस दोनों को ऐड करो 2 + 0 और 2 से डिवाइड करो तो 2/2 1, इसका चार्ज भी 1, इसका चार्ज भी 1। किसी का चार्ज है मान लो 2 कूलम, किसी का 1 कूलम और दोनों को कांटेक्ट में रखें तो कांटेक्ट के बाद इसका चार्ज कितना होगा 2 + 1/2 3/2 1.5 कूलम, इसका चार्ज भी हो जाएगा 1.5। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5। घर में प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन इजी फील होगा। फर्स्ट टाइम देखने के बाद अगर समझ में नहीं आता तो इसको 2-3 बार पढ़ो, फिर सॉल्व करो, सॉल्यूशन देखो। कोई चीज एक ही बार नहीं हो जाता है और इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा जा रहा है देखो। 2 आइडेंटिकल चार्जेस, मेरे पास 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं और दोनों कैपिटल Q, तो ये दोनों हो गया आइडेंटिकल चार्ज। आर केप्ट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम ए थर्ड चार्ज Q, एक तीसरा चार्ज है Q और इस चार्ज से, इस दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस है R। A third charge Q is placed on the line joining the 2 charges। मेरे पास 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, दोनों के बीच डिस्टेंस है R और एक थर्ड चार्ज को हम प्लेस किए इस दोनों को जोड़ने वाला लाइन के ऊपर। Such that the 3 charges are in equilibrium, ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये भी मूव नहीं कर रहा, ये भी मूव नहीं कर रहा, ये भी मूव नहीं कर रहा। फाइंड पोजीशन एंड साइन ऑफ Q, ये बताना कि Q को कहां प्लेस किया और Q का साइन क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो इस प्रॉब्लम को ध्यान से, क्या कह रहा है प्रॉब्लम, तुम्हारे पास 2 चार्जेस हैं, दोनों कैपिटल Q हैं, दोनों के बीच डिस्टेंस R है। इस दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन है, उस लाइन के ऊपर एक थर्ड चार्ज को प्लेस कर दो, कहां, यहां 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 कहीं पर भी कर सकते हैं। किस जगह पर प्लेस करने पर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर भी 0 फोर्स लग रहा है, ये मूव नहीं करेगा, इसके ऊपर भी 0 फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर भी 0 फोर्स लग रहा है। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस A है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना होगा R माइनस से, क्योंकि टोटल डिस्टेंस R है, ये अगर A हो तो ये R माइनस। मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये चार्ज पॉजिटिव है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो अभी इस चार्ज के ऊपर देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ इस चार्ज को देखो, ये पॉजिटिव, इसे भी हम पॉजिटिव मानते हैं। तो पहले तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट तो नहीं कर सकता, रिपेल करेगा इसको। इस फोर्स को एक1 मानते हैं और इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा K Q बाय दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है A का। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F1, कौन लगा रहा है, ये चार्ज। इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स ये भी तो लगाएगा, किस ओर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट नहीं बल्कि रिपेल करेगा किस ओर। इस फोर्स को हम F2 मानते हैं और F2 का वैल्यू कितना होगा K Q बाय दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है R माइनस A का। अब बताओ ये चार्ज इक्विलिब्रियम में कब रह सकता है,
जब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगे तो ये इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम के लिए दोनों को सेम कर दें। यहाँ से k क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया और बाकी बच रहा r माइनस a का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर और r माइनस a इक्वल्स टू a और r इक्वल्स टू a बाई r इक्वल्स टू 2a और a इक्वल्स टू r बाई a इक्वल्स टू r बाई 2 का मतलब क्या है? a का वैल्यू r बाई 2 है, मतलब ये थर्ड चार्ज इसे प्लेस कर रहे हैं कहाँ पर? इस प्लेस मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस। इस चार्ज को हम लोग दोनों चार्जेस के बीच में प्लेस इसी तरह से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होमवर्क में दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ये तीनों प्रॉब्लम तुम लोग अपने से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ मूव करना। चैप्टर बताओ टॉपिक बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। A charge Q is divided into two parts. एक चार्ज है कैपिटल Q, इसको दो पार्ट में डिवाइड करें। मान लो इसका एक पार्ट अगर स्मॉल q होता है तो दूसरा पार्ट हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल होगा ना। 10 कूलम का एक चार्ज है, अगर इसे दो पार्ट में तोड़ता है, एक होता है 2 कूलम का तो दूसरा कितना होगा 8 कूलम। तो Q को दो पार्ट में तोड़ना है, एक अगर स्मॉल q है तो दूसरा कैपिटल Q माइनस स्मॉल। तो एक चार्ज को हम दो पार्ट में डिवाइड। What should be the value of each part? इस दोनों पार्ट का वैल्यू कितना होगा, मतलब Q और Q माइनस Q का वैल्यू कितना होगा, इस दोनों पार्ट का वैल्यू कितना होगा। So that the force between them, इस दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है कौन सा, इस दोनों के बीच मतलब दो पार्ट्स के बीच जो फोर्स लग रहा है। तो ये है दो पार्ट्स, मान लेते हैं दोनों के बीच डिस्टेंस r है। इस दोनों पार्ट्स के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम एक चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किए तो इस दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा उस फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम का हो। तो पहले तो देखते हैं फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मींस Q इनटू Q माइनस Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच डिस्टेंस r का स्क्वायर। ये हुआ इस दोनों पार्ट के बीच लगने वाला फोर्स। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इस फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम। याद रखना किसी चीज का वैल्यू मैक्सिमम होना। अगर हम कह रहे हैं कि फोर्स मैक्सिमम, इसका मतलब इस फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हमेशा जीरो होगा। मैथमेटिक्स कहता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा जीरो है। तो फोर्स तो मैक्सिमम है, अगर इस फोर्स को डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट स्मॉल q, क्योंकि स्मॉल q वैरी कर रहा है, कैपिटल Q तो फिक्स है। तो फिर फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dF dq इक्वल्स टू जीरो। अब तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करके देखना है। तो
देखो लिख देते हैं डी डी क्यू ऑफ फोर्स के जगह पर लिख रहे हैं एक टर्म आएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। फिर से बताते हैं, सुनो ध्यान से। एक चार्ज था कैपिटल क्यू, इसे दो पार्ट में डिवाइड, तो अगर एक पार्ट स्मॉल क्यू हो रहा तो दूसरा पार्ट होगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल। फर्दर प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि इस दोनों पार्ट्स के बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम है। तो पहले कैलकुलेट कर लिए दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और प्रॉब्लम में कहा जा रहा है इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। अगर किसी क्वांटिटी का वैल्यू मैक्सिमम है तो उस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करने पे हमेशा जीरो मिलता है। तो df dq निकाल रहे हैं क्योंकि q वेरिएबल है, कैपिटल Q कांस्टेंट है, तो df dq का वैल्यू जीरो है। इसको लिख दिए ddq। और देखो फोर्स को इसी को तोड़ के लिखा है, दो पार्ट क्या आएगा, एक k स्मॉल q कैपिटल Q बाय r स्क्वायर माइनस k इंटू q स्क्वायर बाय r स्क्वायर दैट इज 0। और इस टर्म को अगर डिफरेंशिएट करें तो k कांस्टेंट कैपिटल Q कांस्टेंट r स्क्वायर कांस्टेंट और स्मॉल q का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 माइनस यहाँ पर k और r स्क्वायर कांस्टेंट और q स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q इक्वल्स टू 0। अब इसे कैलकुलेट करो, आंसर मिल जाएगा। और kq बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाता है k बाय आर स्क्वायर इंटू 2q, k बाय आर स्क्वायर कैंसिल हुआ तो कैपिटल Q का वैल्यू मिला 2q और स्मॉल q को लिख सकते हैं q बाय 2। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स क्या क्या हो गया, एक था कैपिटल Q और इसका एक पार्ट हम लोग लिखे थे q जिसका वैल्यू हुआ q बाय 2। सेकेंड पार्ट का भी वैल्यू कितना होगा, q बाई 2 की होगी। मतलब एक चार्ज को अगर हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये 10 कूलम का है, एक पार्ट 5 कूलम का, दूसरा पार्ट भी 5 कूलम का, तब इस दोनों के बीच मैक्सिमम फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये सब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। तो अगर चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज देखो सॉल्यूशन। ये एक सस्पेंडेड, ये एक रिजिड सपोर्ट है। यहां पर हम दो बॉल्स को हैंग करते हैं और इस दोनों बॉल में पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण ये दोनों बॉल एक दूसरे से दूर जाएगा, मतलब धीरे धीरे ये थ्रेड फैलेगा। तो फैलने के बाद जो डायग्राम हमारे सामने आएगा वो कुछ इस तरह का, ये थ्रेड इधर चला गया, ये थ्रेड इधर चला गया, ये चार्ज यहाँ पर, ये चार्ज, ये भी है Q, ये भी है। तो क्वेश्चन कह रहा कि टू स्मॉल स्फीयर्स, दो स्फीयर है, ईच हैविंग मास a, दोनों का मास a है, एंड चार्ज q, दोनों का चार्ज q है, आर सस्पेंडेड, दोनों को हम एक पॉइंट से हैंग करते हैं।
थ्रू अ थ्रेड ऑफ लेंथ a, इस दोनों थ्रेड का लेंथ a। If theta is the angle each thread makes with the vertical, हर एक थ्रेड वर्टिकल के साथ, वर्टिकल मतलब ये लाइन, दिस इज वर्टिकल, हर एक थ्रेड वर्टिकल के साथ थीटा एंगल को फॉर्म करता है। तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा। If theta be the angle each thread makes with the vertical, then so that in equilibrium, तुम्हें बताना है कि इक्विलिब्रियम में q स्क्वायर का वैल्यू 4mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से दिख रहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक एक्सप्रेशन, तो ज़्यादा नर्वस मत हो, इस रिजल्ट तक हम धीरे धीरे पहुँचेंगे। एक बात तो तय है कि क्वेश्चन फिर से इक्विलिब्रियम में कह रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। बार बार क्या है, किसी भी प्रॉब्लम में इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो। अब जरा देखो, हर थ्रेड का एक टेंशन होता है, ये है इस थ्रेड का टेंशन, ये है इस थ्रेड का टेंशन। इस टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, जिस और थीटा का वो कंपोनेंट t cos और ये कंपोनेंट हो गया t sin। सिमिलरली इस थ्रेड का भी दो कंपोनेंट होगा, t cos थीटा और t sin। अब इस दोनों बॉल के पास मास है, मतलब इसके लिए एक वेट भी होगा, इसका भी एक वेट होगा। किसी एक बॉल का सोचो, कहा जा रहा है ये बॉल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या है, जितना अपवर्ड फोर्स लग रहा उतना ही डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो एक इक्वेशन आएगा t cos थीटा इक्वल्स टू w, w का मतलब है mg, ये हुआ एक इक्वेशन। और ये जो फोर्स है t sin थीटा, ये बॉल को इधर लेके जाना चाह रहा है, लेकिन बॉल इक्विलिब्रियम है, इस और मूव नहीं कर रहा। इट मींस जरूर इस फोर्स को बैलेंस करेगा कौन सा फोर्स, बॉल इक्वली चार्ज है, तो ये बॉल इसे रिपेल भी तो कर रहा है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉल इस बॉल को रिपेल भी करेगा। तो t sin थीटा बैलेंस कर रहा है दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो t sin थीटा किसके इक्वल होगा, इस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब फोर्स ऑफ रिपल्सन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है k q इंटू क्यू स्क्वायर बाय दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या तुम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, देखो अगर ये l है तो दिस विल बी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा। एक ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है, ये a, ये 90 माइनस थीटा, और तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले इसको निकालेंगे, इसको डबल कर देंगे तो ये डिस्टेंस। कैन आई राइट x by l बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू cos 90 माइनस और x by l इक्वल्स टू sin थीटा। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा l sin थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ l sin थीटा, यहाँ से यहाँ तक भी l sin थीटा होगा, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया l sin थीटा प्लस l sin थीटा प्लस 2l sin थीटा। तो डिस्टेंस को लिख देते हैं 2l sin थीटा। इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना, t sin थीटा और t cos थीटा दोनों को डिवाइड किया, t sin थीटा बाय t cos थीटा। यहाँ कितना होगा k q स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय mg। इसके साथ इसे डिवाइड किया, इसके साथ इसे डिवाइड। t
टी वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है, तो बच जा रहा है tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू k q स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और h। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम्हें q स्क्वायर का एक्सप्रेशन निकालना। तो देखो q स्क्वायर को लिखेंगे तो क्या होगा 4l स्क्वायर mg साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा और डिवाइडेड बाय एक k आएगा, k का वैल्यू तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर ऊपर लिख देते हैं तो फाइनली q स्क्वायर का वैल्यू 4l स्क्वायर mg साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इनटू 4 पाई एप्सिलॉन। और एग्जैक्टली यही चीज हमें यहाँ पर प्रूव करना है। अगर ये प्रॉब्लम टफ लगे तो इसे स्किप करो, कि वो पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं। इसी तरह से जो रिमेनिंग प्रॉब्लम, हम बहुत सारा प्रॉब्लम करवा दिया, एटलीस्ट 10 प्रॉब्लम हम सॉल्व करवाए। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग अपने से सॉल्व करके दें। 11 और 12 इतना ही प्रॉब्लम था कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। एटलीस्ट 15 प्रॉब्लम, जिसमें से हम लोग 10 सॉल्व किए, 3 पहले और अभी 2 न्यूमेरिकल, 5 न्यूमेरिकल्स वो होमवर्क किया है। तो प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 1-2 बार सॉल्व करने के बाद वो ऑलरेडी क्लियर हो जाए। आगे हम लोग एक नया टॉपिक आज शुरू करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इजीली समझो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। से इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग 2 चार्जेस को कंसीडर कर रहे हैं। मान लो मेरे पास 2 चार्ज है, ये कैपिटल Q और ये स्मॉल, 2 चार्जेस को हम इस दोनों चार्जेस में डिफरेंस क्या है? कैपिटल Q काफी बड़ा चार्ज है, ये अपने जगह से मूव नहीं कर रहा, तो ये एक फिक्स्ड चार्ज है। ये इतना बड़ा है कि इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, ये मूव नहीं करेगा। इस चार्ज को हम लोग कह रहे हैं सोर्स चार्ज। स्मॉल q ये छोटा सा चार्ज है कैपिटल Q के मुकाबले, ये स्मॉल चार्ज है। और ये चार्ज फिक्स नहीं है बल्कि ये मूव कर रहा है, ये मूवेबल चार्ज है। और इस चार्ज का नाम हम लोग दे रहे हैं टेस्ट चार्ज। एक्चुअली सोर्स और टेस्ट का मतलब क्या है उसी से एग्जाम्पल से किया है। मान लो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मैग्नेट, बहुत बड़ा, बहुत भारी, बहुत बड़ा एक मैग्नेट जिसका स्ट्रेंथ बहुत है, और उसके सामने हम एक छोटा सा मैग्नेट को रखें। एक दूसरे के सामने रख तो दिए, लेकिन मूव करेगा कौन सा मैग्नेट? बड़ा मैग्नेट मूव नहीं करने वाला, मूव करेगा छोटा वाला मैग्नेट। कौन किसके ऊपर फोर्स लगा? कहने को तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा, लेकिन दिख क्या रहा? मूव कर रहा छोटा वाला। इसका मतलब जरूर फोर्स लग रहा किसके ऊपर? छोटा वाला मैग्नेट। कौन लगा रहा है? ये लगा रहा बड़ा वाला। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा चार्ज है और उसके मुकाबले में बहुत छोटा चार्ज। इस दोनों को जब एक दूसरे के आमने सामने रख देंगे ना, तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा। फोर्स लग रहा किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो इसके ऊपर अगर फोर्स लगे तो ये मूव करेगा, अगर नेगेटिव हो तो इधर आएगा,
पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन आए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो चार्ज देखते हैं, एक चार्ज सोर्स चार्ज कहलाता है जो अपने पॉइंट पर फिक्स है, और दूसरे चार्ज को हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज के ऊपर ही फोर्स लग रहा और वही मूव है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन को अगर देखते हैं तो वहां से फॉर्मूला भी हमें मिल जाएगा। तो सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, फील्ड हमेशा किसी पॉइंट पे निकाला जाता है। जैसे मान लो पॉइंट ए पर चार्ज को यहाँ रख दिए, ये मूवेबल है ना, ये किसी भी पॉइंट पे जा सकता है, पॉइंट बी पर फील्ड, पॉइंट सी पर फील्ड, तो फील्ड हमेशा किसी एक पॉइंट पर निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन, कितना फोर्स लग रहा एक्टिंग ऑन किसके ऊपर? तो अभी डिस्कस किए फोर्स किस चार्ज के ऊपर लगेगा, टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, लेकिन उस टेस्ट चार्ज को हम कितना ले लेंगे? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है तो इसका वैल्यू हम यूनिट मान लेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज है जिसका वैल्यू है 1 कूलम और जिसका साइन क्या है पॉजिटिव। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। देखिए क्लियर क्या कहें, फिर से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें दो चार्जेस हम देखें। इस दोनों चार्ज में क्या बनता है? फर्स्ट चार्ज जिसे हम लोग कह रहे हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज बहुत बड़ा है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा या फिर पॉइंट पर फिक्स। और सेकेंड चार्ज को इस सोर्स चार्ज के विसिनिटी में, इसके सराउंडिंग में अलग अलग जगह प्लेस करें, कभी यहाँ रखें, कभी यहाँ रखें, कभी यहाँ रखें। हर सिचुएशन में इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा क्योंकि ये बहुत छोटा चार्ज, इतना छोटा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है उससे हम लोग यूनिटी मानेंगे। मतलब ये 1 कूलम का चार्ज है, ये मान लो 100 कूलम का चार्ज है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी पॉइंट पे होता है। जैसे हम पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं किस पॉइंट पे? पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए तुम्हें क्या देखना है? फोर्स एक्टिंग ऑन, कितना फोर्स लग रहा किसके ऊपर? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब फोर्स को अगर डिवाइड कर देता है किससे? टेस्ट चार्ज से, या टेस्ट चार्ज का वैल्यू अगर 1 ले लेता है तो सिंपली फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, कब? व्हेन प्लेस्ड एट दैट। तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स डिवाइडेड बाय कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। अगर फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। फिर से कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन में दो चार्ज हैं, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तुम दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा उस फोर्स को डिवाइड करो किस चार्ज से? टेस्ट चार्ज से। फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो देखो फोर्स कितना लग रहा है? कूलम्ब लॉ, K Q डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज R। तो ये हो गया फोर्स, और इस फोर्स को डिवाइड कर दो टेस्ट चार्ज से Q से, तो Q और Q कैंसिल हुआ, तो फाइनली फॉर्मूला बचा KQ/R। फोर्स के फॉर्मूले में क्या था? K Q1 Q2/R², दो चार्जेस,
लेकिन जब फील्ड निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बचा, के, दो चार्जेस नहीं है, एक ही चार्ज है, Q बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब दो चार्जेस में से एक चार्ज को हम हटा देते हैं, और वो चार्ज कौन सा होता है जिसको हटाते हैं, वो टेस्ट चार्ज। तो फोर्स को अगर टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब देखो फोर्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, तो वेक्टर बाय स्केलर क्या होता है, वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी, किस और होगा उसका डायरेक्शन, तो जिस और फोर्स का डायरेक्शन है वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन किस और इधर, क्योंकि चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये चार्ज इसे रिपेल कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस चार्ज से दूर की तरफ रेडियली आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इसका वैल्यू मिला KQ बाय आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन दिख रहा डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स। अगर इस चार्ज को नेगेटिव लेते तो क्या होता, फिर ये सेकंड चार्ज को अट्रैक्ट करता, तो फोर्स का डायरेक्शन या फील्ड का डायरेक्शन किस ओर होता, टुवर्ड्स सोर्स। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए फील्ड का डायरेक्शन होता आउटवर्ड, अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता इनवर्ड। ये चीज ध्यान में रखिए। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब एक चार्ज से जितना दूर जाए, कोई तुमसे पूछा कि ये चार्ज है और 3 पॉइंट है ए बी और सी, किस पॉइंट पर फील्ड मैक्सिमम होगा, तो देख रहा फील्ड मैक्सिमम कब होगा, जिस पॉइंट का डिस्टेंस सबसे कम है, ये पॉइंट क्लोजर है तो यहाँ फील्ड मैक्सिमम होगा और यहाँ पर फील्ड का वैल्यू मिनिमम होगा। तो हम चार्ज से जितना दूर जाएंगे फील्ड का वैल्यू उतना ही डिक्रीज करता चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया KQ बाय आर। अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताएं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड। और अगर एक नेगेटिव सोर्स चार्ज हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड। चाहे जितना भी लाइन ले, सबका डायरेक्शन इनवर्ड है, यहाँ सबका डायरेक्शन आउटवर्ड। ठीक है, तो याद रखो पूरे चीज को अगर हम दिमाग में भरना चाहें तो कुछ इस तरह से, इतने डिस्कशन का जरूरत है भी नहीं, ये तो चीजों को हम लोग बारीकी से समझने के लिए करते हैं। मान लो एक चार्ज है कैपिटल Q, दूसरा चार्ज है स्मॉल, दोनों के बीच डिस्टेंस है r। फर्स्ट डे का क्लास जिसमें हम लोग इस दोनों के बीच फोर्स निकाले, ये था KQ बाय आर स्क्वायर, ये था कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। अब अगर तुमसे कोई कह दे कि ये दोनों चार्जेस में से ये बहुत बड़ा है, ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, तो कौन किसके ऊपर फोर्स लगता है, हम कहेंगे फोर्स हमेशा लगता है टेस्ट चार्ज के ऊपर, और कौन लगाता है, सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज के लिए फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो फील्ड का फॉर्मूला लिखते समय यहाँ फोर्स के फॉर्मूले में जो दो चार्जेस है, उस दोनों चार्जेस में से एक का वैल्यू हम 1 मान देंगे या एक को हटा देंगे। कौन सा चार्ज हटा देंगे, हम टेस्ट चार्ज को यहाँ से हटा देंगे। तो फील्ड का फॉर्मूला होगा KQ बाय आर। तो फोर्स के फॉर्मूले में दोनों ही चार्ज है, फील्ड के फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज नहीं रहा, सिर्फ बच गया सोर्स। पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा और नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड।
फिर हम लोग नेक्स्ट डाइपोल और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। पेज नंबर 28 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 28 तक तुम लोग एक बार स्टडी कर लेना इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हम लोग पेज नंबर 28 तक पहुंच चुके हैं।